नमस्कार दोस्तों। देखिए, अपन बात कर रहे थे पुनर्जागरण के बारे में। विश्व इतिहास का अपन ने टॉपिक शुरू कर रखा था जिसमें अपन पुनर्जागरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे थे। उसके बाद में 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में जो सांस्कृतिक समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे उसको पुनर्जागरण करते हैं। ये पुनर्जागरण के बारे में कुछ परिभाषाओं की बात की थी, फिर पुनर्जागरण के चरण, फिर पुनर्जागरण की विशेषताओं की अपन बात की थी। ठीक है, तो यहाँ तक अपन बात कर चुके थे। अब देखिए, बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण की। पुनर्जागरण जो हुआ तो वो क्यों हुआ? पुनर्जागरण के कारण, यानी कि जो सोई हुई जनता है ये जागी, तो ऐसा क्या हुआ कि ये जनता फिर से जागी और पुनर्जागरण की क्रिया शुरू हुई। तो देखिए, पुनर्जागरण के कारण की बात करें तो सबसे जो मेन कारण है ये आपका है धर्मयुद्ध या फिर क्रूसेड, या इसको जिहाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है ये आपका कौन सा हो जाएगा? धर्मयुद्ध या फिर क्रूसेड, और इसी को किस नाम से जानते हैं? जिहाद के नाम से जानते हैं। यानी जो चीज धर्म से परिवर्तित होती है उसको जिहाद बोलते हैं। क्या हुआ था 11वीं सदी के अंत से लेकर के 13वीं सदी के अंत तक? दरअसल 1095-96, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको यहाँ पर 96 करना है। 1096 से लेकर के 1291 तक, इसके बीच में टोटल कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी? 8 लड़ाइयां लड़ी गई थी। ठीक है, किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में। ईसाई और मुसलमानों के बीच में टोटल कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी? 8 लड़ाइयां लड़ी गई थी, इसलिए इसको 8 लड़ाइयों का युद्ध भी कहते हैं। देखिए, हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूं। अपन बात कर रहे हैं यूरोप की। ठीक है, तो ये जो आपका मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये क्या है? यूरोप है। धर्मयुद्ध ईसाई और मुसलमानों के बीच में हुआ था। देखिए, इस ईसाइयों के लिए सबसे जो पवित्र स्थल है वो आपका कौन सा है? जेरूसलम है। जेरूसलम या फिर उसको यरूशलेम भी बोलते हैं। तो जेरूसलम को लेकर ही ईसाई और मुसलमानों के बीच में युद्ध हुआ था। इसी को अपन धर्मयुद्ध या क्रूसेड बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो ईसाई है इसका पवित्र स्थल आपका जेरूसलम है। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पर मुसलमान, क्योंकि ये तुर्की है आपका, तुर्की और ईसाइयों के बीच में जो धर्मयुद्ध हुआ था, जो 8 लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी गई थी, उसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस धर्मयुद्ध के अंतर्गत किसकी विजय हुई थी? मुसलमानों की विजय हुई थी, और ईसाइयों की क्या हुई थी? इसके अंतर्गत पराजय हुई थी। तो सबसे मेन कारण यही हुआ था। इस युद्ध में तुर्कों की, या यूं कहें कि मुसलमानों की विजय हुई थी और ईसाइयों की पराजय हुई थी। तो ईसाइयों की जो पराजय हुई, परिणाम ये हुआ कि जो पोप, जो धर्माधिकारी हैं, जो चर्च है, उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। और यूरोप की जो प्रजा है जब ये लड़ने के लिए गई तो पोप ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया, लेकिन उसका विजय श्री का आशीर्वाद किसी काम नहीं आया, क्योंकि मुसलमानों की इस युद्ध के अंतर्गत विजय हुई थी, ईसाई जनता की पराजय हुई थी। तो ईसाई जो जनता है उसको लगा कि पोप ने जब हमको विजय श्री का आशीर्वाद दिया लेकिन उसके बावजूद हमारी पराजय हो गई, हमारी हार हो गई, इसका मतलब जो पोप है वो उसकी हर बात सच नहीं होती, यानी उसकी हर बात सच नहीं होती। इसका मतलब है बहुत सी बातें उसकी झूठी भी होती हैं। इसका मतलब और भी अपन ने, पोप ने हमको और भी जो बातें बताई हैं हो सकता है वो भी झूठी हों। और जब ईसाइयों को विजय श्री का आशीर्वाद दिया उसके बावजूद ईसाइयों की इसमें पराजय हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक जो शंका है ईसाई प्रजा के मध्य, वो यहाँ पर उसका तर्क, उसका चिंतन होना शुरू हुआ। और इसी बीच में यूरोप में एक ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली थी। ब्लैक डेथ यानी कि जो काले चूहों के कारण जो एक महामारी फैली थी, ब्लैक डेथ, वहां पर भी जो प्रजा है वो बहुत बड़ी संख्या में अपने प्राण खो रही थी। लेकिन किसी वैद्य के पास जाने के बजाय जो प्रजा है वो पोप और पादरी के पास में जाना पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा था, क्योंकि पोप जो है उसी को जनता है वो ईश्वर के समान मानती थी। इसलिए किसी वैद्य के पास जाने के बजाय जो प्रजा है वो पोप, चर्च में पादरी के पास जाकर पसंद करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अपनी जो जान बचाने वाला अगर कोई है तो वो पोप ही है। लेकिन उस ब्लैक डेथ में, उस महामारी के अंतर्गत भी जो पोप है, पादरी है, वो काम नहीं आए और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उस दौर का, क्योंकि जब वहां पर लोगों को ये लगा, ईसाई प्रजा को, कि अगर पोप के ऊपर ईश्वर की छाया तो नहीं है, क्योंकि अगर पोप ईश्वर की छाया होती, अगर पोप ईश्वर होता तो इतनी बड़ी प्रजा को, इतनी बड़ी संख्या में ईसाइयों की वहां पर मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चिंतन हुआ, भाई पुनर्जागरण है क्या? जब
भाषा, साहित्य, यानी कि समग्र सांस्कृतिक जो परिवर्तन होता है, जो चिंतन होता है, उसी को तो क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण बोलते हैं। तो ये एक ईसाइयों के लिए, चर्च के लिए, पोप के लिए ये एक प्रतिष्ठा का आघात हुआ, यहाँ पर इस धर्मयुद्ध के अंतर्गत मुसलमानों की विजय हो गई और ईसाइयों की पराजय हो गई। तो ये पहला कारण है पुनर्जागरण का। इस धर्मयुद्ध के कारण भी पुनर्जागरण को उदय होने में सहायता मिली थी। अब देखिए अपन दूसरा कारण पढ़ते हैं। दूसरा कारण है आपका कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ये भी एक कारण है पुनर्जागरण का। देखिए कहां पर ये जगह है, मैं आपको बता देता हूं। ये यहां पर है तुर्की, ठीक है, यहां पर तुर्की है, और यहां पर ये है कुस्तुनतुनिया। ये यहां पर आपका यूनान आ गया और ये यहां पर आपका इटली आ गया, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे देखिए यहां पर ये जो जगह है ये आपकी कुस्तुनतुनिया, इसको वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया, यानी कि देखिए यहां पर ये एक प्राचीन काल में इस तरीके से ये एक मार्ग होता था, इसको रेशम मार्ग बोलते थे, ठीक है। ये जो रेशम मार्ग बोलते थे इसको, और इसी मार्ग के माध्यम से जो एशिया है उसका संपर्क इस यूरोप से था। लेकिन यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर, यार ये कहीं कि वर्तमान में जो इस्तांबुल है इसके ऊपर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है, सागर है, और ये भी क्या है आपका सागर है, यानी कि समुद्र। यहाँ इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। ये एक कुस्तुनतुनिया एकमात्र ऐसी जगह थी जो कि यूरोप को एशिया के स्थलीय मार्ग को जोड़ती थी, लेकिन यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया, इसलिए एशिया वासी जो लोग हैं उनका यूरोप वासियों से संबंध टूट गया, ठीक है। 1453 की यह घटना है। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उसके ऊपर तुर्कों का अधिकार हो गया 1453 के अंतर्गत, ठीक है। 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको बाइजेंटाइन के नाम से भी जानते हैं, वहां पर कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और पूर्वी एशिया के साथ में यूरोप का जो स्थलीय मार्ग का संबंध है वो टूट गया था। और परिणाम इसका क्या हुआ, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन कैसे मिला, देखिए यहाँ पर स्थलीय मार्ग का संबंध टूट गया, इसका मतलब जलीय खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि भारत की खोज तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन भारत की जलीय मार्ग की खोज है वो इसी का परिणाम है। अब देखिए भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा तो यहाँ से अमेरिका की भी खोज होगी, ठीक है, और यहाँ पर भारत के जलीय मार्ग की भी खोज होगी, और दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप इसकी भी खोज होगी, जो बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की जाएगी। तो इसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी देखिए इसको व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, यहाँ से पूर्वी एशिया का, यूरोप का जो स्थलीय मार्ग का संबंध है वो टूट गया। परिणाम यह हुआ कि भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, और तुर्की के अधिकार के फलस्वरूप ही यहाँ के जो विद्वान हैं वो यूरोपीय देशों की ओर पलायन करने लगे, और यहाँ से अपने साथ में जो प्राचीन ग्रंथों की जो पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित पांडुलिपियां, वो भी वहां पर लेकर गए थे। क्योंकि अगर यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाएगा तो यह आपका यहाँ पर यूनान हो गया, यहाँ से वो इटली जाएंगे, क्योंकि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी। तो वो इटली जाएंगे तो अपने साथ में जो हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं विद्वानों की वो भी लेकर जाएंगे। एक बड़ा नाम आएगा कार्डिनल वेसारियो, अकेला कार्डिनल वेसारियो 800 पांडुलिपियों के साथ में इटली आया था। वेसारी अलग है, पुनर्जागरण रेनेसा का सबसे पहले कला के क्षेत्र में प्रयोग किया था वो तो था आपका वेसारी, लेकिन यह वेसारियो, कार्डिनल वेसारियो, यह आपका कार्डिनल वेसारियो। कार्डिनल कौन होते थे, जो पोप का चुनाव करते थे, कार्डिनल वेसारियो। ये अपने साथ 800 हस्तलिखित पांडुलिपियां लेकर आया था। यानी ये तो एक एग्जांपल है। आप सोच सकते हैं कि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो जो विद्वान थे वो अपने साथ में हस्तलिखित पांडुलिपियां लेकर आए थे, और विद्वान जब एक जगह से दूसरी जगह पलायन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पुनर्जागरण तो होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये अकेला इटली आया था 800 पांडुलिपियों के साथ में। तो ये भी कहीं ना कहीं कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार हो गया, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अगला जो कारण है वो आपका है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार, यह भी पुनर्जागरण का कारण है। देखिए क्या हुआ था,
यूरोपवासियों ने कागज बनाने की जो कला है वो कहां से सीखी थी? अरबों से सीखी थी। वैसे तो कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था, लेकिन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं पुनर्जागरण काल की, तो पुनर्जागरण काल की बात अपन कर रहे हैं यूरोप में। तो यूरोपवासियों ने जो कागज बनाने की कला है वो कहां से सीखी थी? अरबों से सीखी थी, या यूं कहें कि मंगोलों से सीखी थी। आप देखिए 1453 में तो आता कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, और ये है 1454 की घटना, दोनों साथ में ही है। 1454 के अंतर्गत 1454 के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोहनेस गुटेनबर्ग, एक जर्मन व्यक्ति है जोहनेस गुटेनबर्ग, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, जोहनेस गुटेनबर्ग, ठीक है। 1454 के अंतर्गत है। इस जोहनेस गुटेनबर्ग जो कि जर्मनी का व्यक्ति है, इसने जर्मनी के मेंज नगर में छापे खाने की स्थापना की थी। कहां पर? जर्मनी के मेंज नगर में सबसे पहले छापे खाने की स्थापना की थी। 15वीं शताब्दी के मध्य में, क्योंकि ये 15वीं शताब्दी के मध्य में हो गई, 1450 से बाद की घटना है, 1454, तो ये 15वीं शताब्दी के मध्य की बात है। जोहनेस गुटेनबर्ग नाम का एक जर्मन व्यक्ति है, इसने मेंज नगर में सबसे पहले छापे खाने की स्थापना की थी, इसलिए इसे आधुनिक प्रेस का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। इसीलिए आधुनिक प्रेस का पूर्ववर्ती, आधुनिक प्रेस का पूर्ववर्ती इसको कहा जाता है। जोहनेस गुटेनबर्ग को आधुनिक प्रेस का पूर्ववर्ती कहा जाता है। इसने जब जर्मनी के मेंज नगर में छापे खाने की स्थापना की थी तो 31 पंक्तियों की एक बुक द इंडलजेंस ऑफ निकोलस पंचम, द इंडलजेंस ऑफ निकोलस पंचम, इस नाम से एक 31 पंक्तियों की एक बुक प्रकाशित की। अब 31 पंक्तियों की तो बुक तो हो नहीं सकती, क्या होगी? कोई पंपलेट होगी। तो 31 पंक्तियों की एक बुक या फिर एक पंपलेट प्रकाशित की थी द इंडलजेंस ऑफ निकोलस पंचम, इस नाम से 1454 में। किसने? जोहनेस गुटेनबर्ग में। कहां पर? जर्मनी के मेंज नगर में सबसे पहले छापे खाने की स्थापना की थी, और सबसे पहले इस द इंडलजेंस ऑफ निकोलस पंचम नाम से जो पुस्तक है इसका प्रकाशन किया था, जो कि प्रथम प्रकाशित पुस्तक मानी जाती है। प्रथम प्रकाशित पुस्तक द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको बाइबिल करना है। प्रथम प्रकाशित पुस्तक अगर आपसे पूछे तो द इंडलजेंस ऑफ निकोलस पंचम ही करना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो प्रथम प्रकाशित पुस्तक कौन सी करनी है? आपको बाइबिल करनी है। लेखन कला को लेकर तो बिल्डोरा का भी एक कथन है। बिल्डोरा ने कहा था कि लेखन कला के बाद में मुद्रण कला ही सबसे बड़ा आविष्कार है। मुद्रण कला यानी कि छापे खाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो लेखन कला के बाद में मुद्रण कला का मतलब आप ये मान सकते हैं कि जैसे फोटोकॉपी है, ठीक है। वर्तमान स्तर में देखा जाए तो ये एक बड़े लेवल के ऊपर है, लेकिन 1454 की बात हो रही है, तो वहां पर आप समझ सकते हैं जब फोटोकॉपी की, मुद्रण कला की एक बहुत प्राथमिक स्तर के ऊपर थी, तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा आविष्कार था उस समय। इसलिए बिल्डर ने कथन कहा है कि लेखन कला के बाद में मुद्रण कला ही सबसे बड़ा आविष्कार है। तो ये बात हो गई। अब देखिए, ये तो बात हो गई छापे खाने का आविष्कार हुआ था 1454 में, लेकिन ब्रिटेन में जो छापे खाने की स्थापना हुई थी वो सबसे पहले कहां पर हुई थी? कैक्सटन में हुई थी 1477 में। 1477 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। 1477 में सबसे पहले ब्रिटेन में छापे खाने की स्थापना हुई थी, और कहां पर हुई थी? ब्रिटेन के कैक्सटन में हुई थी। ब्रिटेन में 1477 में कैक्सटन में सबसे पहले छापे खाने की स्थापना हुई थी। और अगर भारत में आपसे छापे खाने की स्थापना पूछे तो वो 1556 में हुई थी। 1556 में भारत में छापे खाने की स्थापना, और भारत में कहां पर हुई थी? गोवा में हुई थी। और गोवा में उस समय कौन थे? पादरी थे, यानी चर्च थे, यानी कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में सबसे पहले छापे खाने की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में छापे खाने की स्थापना, देखो एक तो भारत में वैसे छापे खाने की स्थापना पूछे तब तो आपको 1556 हो जाएगा, गोवा में ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में छापे खाने की स्थापना कब की थी? तो वो बंबई में की थी, और 1684 में की थी। 1684 में। तो ये तीनों बातें आपको अलग अलग ध्यान में रखनी है। देखो, छापे खाने के आविष्कार की बात करें, एक बार फिर से देख लो इसको। जोहनेस गुटेनबर्ग नाम का जो व्यक्ति है, जिसको आधुनिक प्रेस का
पूर्ववर्ती कहा जाता है। इसने जर्मनी के मेंज नगर में सबसे पहले छापेखाने की स्थापना की थी और द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस पंचम नाम से इसने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसको प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको बाइबल करना है, प्रथम प्रकाशित पुस्तक। अब बात करते हैं ब्रिटेन में छापेखाने की स्थापना कब हुई थी, तो 1477 में हुई थी, ब्रिटेन के कैक्सटन नाम की जगह पर। भारत में छापेखाने की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई थी, गोवा में हुई थी, ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी और 1556 में हुई थी, यानी कि पादरियों के द्वारा की गई थी। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में छापेखाने की स्थापना की थी तो वो 1684 में की थी। तो ये तीनों बात आपको अलग अलग ध्यान में रखनी है। छापेखाने का आविष्कार हो गया। अब देखिए अगला कारण, तीसरा जो कारण है वो है भौगोलिक खोजें। देखो भौगोलिक खोजें, देखें उससे पहले आपको बता दूं भौगोलिक खोज क्यों हुई थी, भौगोलिक खोजों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। यहां पर अपने बात की थी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो जो एशिया के साथ में जो यूरोप का स्थलीय मार्ग था वो उसका संपर्क टूट गया। तो परिणाम हुआ भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर भौगोलिक खोजों का अग्रणी देश आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। यहाँ पर ये जो आपको छोटू सा देश दिख रहा है ये क्या है, पुर्तगाल है। ये भौगोलिक खोजों का अग्रणी देश है। सबसे पहले इसी ने भौगोलिक खोज, आपको पता होगा कि भारत में जो वास्को डी गामा आया था ये भी आपका कहां का था, पुर्तगाल का ही था। इसके अलावा 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज, 1486 में देखिए यहाँ पर बार्थोलोम्यू डियाज है, इसने 1486 में यहाँ पर अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज की थी। अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी छोर की खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने, बार्थोलोम्यू डियाज ने। इसने दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम जो बिंदु है केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, ठीक है। ये कहां का निवासी था, आपका पुर्तगाल का निवासी था। और कब की थी, 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने 1486 में अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1486 में। इसको उत्तम आशा अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पुर्तगालियों ने सबसे पहले भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था। और पुर्तगाल का उस समय शासक था 1394 से लेकर 1460 तक हेनरी नाम का शासक था। इसने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था, इसलिए इसको नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था और उसी का परिणाम है कि एक बार्थोलोम्यू डियाज नाम के व्यक्ति को भेजा गया था। इसने भारत की खोज करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि यूरोपवासियों के लिए, देखो जो मांस आदि खाते हैं यूरोपवासी, उनके लिए मसाले बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हम आगे पढ़ेंगे बाद में, जो शासक हुआ था एक, उसने तो रोम साम्राज्य को छोड़ दिया था, किसके बदले, काली मिर्चों के बदले में। तो ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन सीधी सी बात है कि यूरोपवासियों के लिए मांस वगैरह वो खाते हैं तो उनके लिए मसाले अत्यधिक जरूरी हैं। इसलिए ये जो मार्ग था, स्थलीय मार्ग, इसका संबंध यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो ये मार्ग टूट गया। तो यूरोपवासियों ने भारत की खोज करने के लिए जलीय मार्ग को अपनाना शुरू किया कि जलीय मार्ग के माध्यम से भारत की खोज की जाए। लेकिन ये जो बार्थोलोम्यू डियाज है सबसे पहले आता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका का, ये इस तट के सारे आया और इस अफ्रीका के दक्षिणी तट केप ऑफ गुड होप की खोज करके यहाँ से वापस चला गया। तो ये कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। इसके बाद में एक इटली का था, और भेजा किसने था, स्पेन ने भेजा था 1492 में। इटली का था, ये जो आपको पूंछ, मछली की पूंछ जैसी दिखाई दे रही है, ये इटली है और ये आपका स्पेन है। तो इटली का निवासी था और स्पेन ने भेजा था, लेकिन उसका नाम क्या था, कोलंबस था। निकला था वो भी भारत की खोज के लिए, लेकिन उसने किसको खोज दिया, अमेरिका को खोज दिया, ठीक है, अमेरिका को खोजा। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। और कब की थी, 1492 में। 1492 में इटली का निवासी था कौन, कोलंबस, और भेजा किसने था, स्पेन ने भेजा था। 1492 में इसने अमेरिका की खोज की थी। और बाद में भारत की खोज करने के लिए एक पुर्तगाल का दूसरा व्यक्ति आएगा, जिसने इस समुद्री मार्ग के माध्यम से ही भारत की खोज की थी, और उसका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और इसने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, क्योंकि भारत की खोज तो पहले हो चुकी थी, लेकिन इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और एक आगे अपन पढ़ेंगे जी, मैगलेन आएगा, इसने फिलिपाइन द्वीप समूह की खोज की थी। फिलिपाइन द्वीप समूह है, इसकी खोज किसने की थी, मैगलेन ने की थी।
और मैगेलन वो व्यक्ति है जिसने जहाज के माध्यम से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। मैगेलन ने पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था मैगेलन। इसने जहाज के माध्यम से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था और इस मैगेलन ने फिलिपाइन द्वीप समूह की खोज की थी। और कब की थी? 1519 में। कब की थी? 1519 में फिलिपाइन द्वीप समूह की खोज की थी। तो ये आप नोट कर सकते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। और बार्थोलोम्यू डियाज, ये भी पुर्तगाल का ही था, इसने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1486 में। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये भौगोलिक खोज है, ये भी आपका पुनर्जागरण का कारण है। अपन बात करते हैं पुनर्जागरण शुरू हुआ था इटली से, ठीक है। तो पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ, तो वो इटली से ही क्यों शुरू हुआ? ठीक है, सोचने वाली बात है कि पुनर्जागरण कहीं और से भी शुरू हो सकता है, लेकिन पुनर्जागरण इटली से ही क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। देखिए उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। ये तो हो गया पुनर्जागरण के कारण। अब बात करते हैं पुनर्जागरण इटली से ही शुरू हुआ, तो वो क्यों हुआ? पुनर्जागरण का इटली से शुरू होने का कारण, पुनर्जागरण का इटली से शुरू होने का कारण, यानी कि पुनर्जागरण शुरू हुआ तो वो इटली से ही क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे देखिए, एक 1860 में एक पुस्तक लिखी गई थी जेकब ब्रुकहार्ट के द्वारा। जेकब ब्रुकहार्ट के द्वारा 1860 के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। ये पुस्तक आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली 1860 के अंतर्गत जेकब ब्रुकहार्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसी पुस्तक को पुनर्जागरण कालीन इतिहास की विभाजन रेखा माना जाता है। पुनर्जागरण कालीन इतिहास की विभाजन रेखा इसी पुस्तक को माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1860 तक जिस भी व्यक्ति ने कोई भी लेख लिखा था, सभी लेखक, सभी व्यक्तियों ने केवल पुनर्जागरण इटली से ही शुरू माना था। लेकिन 1860 इस डेट के बाद में जिस किसी ने भी पुस्तक लिखी है वो अलग अलग जगह से पुनर्जागरण की शुरुआत मानते हैं, इटली से नहीं मानते हैं। लेकिन 1860 तक जिस भी व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है वो पुनर्जागरण इटली से ही शुरुआत मानता है, ठीक है। इसलिए इस पुस्तक को पुनर्जागरण कालीन इतिहास की विभाजन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ था, तो वो इटली से ही क्यों शुरू हुआ था उसकी अपन बात करें। तो इटली से शुरू हुआ था, तो इटली में कहां से शुरू हुआ था? तो फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था, ठीक है। फ्लोरेंस नगर इटली से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए इटली से शुरू होने के पीछे कारण क्या था? पहला कारण है भौगोलिक अनुकूलता। भौगोलिक अनुकूलता। देखिए ये भौगोलिक अनुकूलता इटली से शुरू होने के पीछे कारण क्या है उसकी बात करें तो अपन मैप पे चलते हैं एक बार। ये मैप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा ना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मछली की पूंछ के आकार की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? इटली है। ये आपका इस्तांबुल है, इसको कुस्तुनतिनिया बोलते हैं। यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद में ये इधर जाएंगे इटली की तरफ, और ये आपका यूनान है। तो ये जब यूनानी ग्रंथ लेकर इटली की तरफ जाएंगे तो सोचने वाली बात है, भौगोलिक अनुकूलता अपने कारण लिखा है, यानी कि भूमध्य सागर के बीच में ये स्थित है। ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर ये इटली स्थित है, ठीक है। तो भूमध्य सागर के बीच में स्थित होने के कारण ही पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से हुई थी। एक तो भौगोलिक अनुकूलता, ये मुख्य कारण है। दूसरा जो कारण है वो है सांस्कृतिक विशिष्टता। सांस्कृतिक विशिष्टता, दूसरा कारण है सांस्कृतिक विशिष्टता। अब देखिए सांस्कृतिक विशिष्टता पुनर्जागरण का कारण कैसे है। तो देखिए इटली जो है
इटली, इटली यानी कि रोम, रोम यानी कि चर्च का मुख्य केंद्र, ठीक है। चर्च, पोप, पादरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? रोम। और क्योंकि रोम में आपका जो मुख्य जो गिरजाघर है वो स्थित है, और ये रोम है, ये कहाँ पर आपका? इटली है। तो यहाँ पर ईसाई सभ्यता का केंद्र था। इसके अलावा यूनान, अपनी बात की कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गए, तो जो कार्डिनल वेसारिया अकेला 800 पांडुलिपि अपने साथ लेकर गया था, तो यूनानी ग्रंथ भी लेकर गया था, तो ये यूनानी सभ्यता का भी केंद्र था, ठीक है। इसके अलावा ये रोमन सभ्यता का भी केंद्र था, ठीक है। तो रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता और ईसाई सभ्यता का केंद्र कौन सा था? आपका इटली था, ठीक है। इसलिए इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। ये आपका दूसरा कारण है, क्योंकि कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो अनेक जो यूनानी विद्वान हैं वो इटली पहुंचे, और अपने साथ में वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सब से संबंधित जो साहित्य है वो लेकर भी कहां पर आए थे? इटली लेकर आए थे। तो इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत होने के पीछे एक ये कारण भी बनता है। यूनान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्राइसोलेरस, क्राइसोलेरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, यूनानी व्यक्ति था क्राइसोलेरस, ठीक है। सबसे प्रमुख व्यक्ति था। अपने बात की थी कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो अनेक यूनानी विद्वान है वो इटली पहुंचे, और इन्हीं विद्वानों में एक व्यक्ति था क्राइसोलेरस नाम का जो विद्वान था, ये इटली आया, और इसने इटली के जो नगर हैं वहां पर अपने भाषण के माध्यम से जो यूनानी ज्ञान प्रसार है, यूनानी ज्ञान विज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार कहा था, और इसी क्राइसोलेरस को यूनानी सभ्यता का देवदूत भी कहा जाता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, यूनानी सभ्यता का देवदूत, यूनानी सभ्यता का देवदूत। तो ये आपको किसका कहा जाता है? यूनानी सभ्यता का देवदूत, इसी क्राइसोलेरस को यूनानी सभ्यता का देवदूत कहा जाता है। और फिशर जो महोदय हैं, फिशर ने आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत कहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक विशिष्टता है, ये आपका दूसरा कारण हो गया। अब जो तीसरा कारण है, इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, इसके पीछे तीसरा जो कारण है वो आपका है नगर। अगला पेज ले लेते हैं, नगर राज्य। नगर राज्य, देखिए नगर राज्य पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से होने के पीछे कारण कैसे है? इटली के कुछ ऐसे नगर हैं जो कि अपने आप में राज्य थे, जैसे फ्लोरेंस है, मिलान है, वेनिस है। ये तीन प्रमुख नगर हैं जो कि अपने आप में राज्य थे, यानी कि ये स्वतंत्र थे, अपने निर्णय लेने में ये स्वतंत्र थे। तो नगर राज्य इटली के प्रमुख हैं। एक तो आपका कौन सा है? फ्लोरेंस है, ठीक है। फ्लोरेंस, मिलान और वेनिस, ये तीन नगर आपको ध्यान में रखने हैं। फ्लोरेंस, मिलान और वेनिस, ये तीन नगर अपने आप में राज्य थे। और फ्लोरेंस को तो विद्वानों का शहर कहा जाता है, विद्वानों का शहर कहते हैं फ्लोरेंस को, तो ठीक है। फ्लोरेंस को क्या कहते हैं? विद्वानों का शहर कहते हैं, विद्वानों का शहर। आगे अपन जब इटालवी साहित्य पढ़ेंगे, क्योंकि पुनर्जागरण का जो साहित्य है वो भी आपके सिलेबस में दे रखा है, तो जब अपन साहित्य पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। क्योंकि पुनर्जागरण कालीन जो प्रमुख विद्वान है, जैसे आपका दांते है, पेट्रार्क है, बुकाशियो है, लियोनार्डो दा विंची है, मैकियावेली है, ये जो सारे विद्वान है ये आपके इसी फ्लोरेंस नगर से ही संबंधित थे। इसलिए फ्लोरेंस को तो विद्वानों का शहर भी कहा जाता है। और फ्लोरेंस का जो प्राचीन नाम है वो क्या आपका? विंची है। वर्तमान में तो विंची फ्लोरेंस के पास में एक छोटा सा गांव है, लेकिन फ्लोरेंस का जो पहले का नाम है इसको विंची ही कहते हैं। इसीलिए तो लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा। जो विंची है, लियोनार्डो दा विंची, उसमें जो विंची है वो फ्लोरेंस का प्राचीन नाम है, और लियोनार्डो इसी फ्लोरेंस का रहने वाला था, इसलिए इसको लियोनार्डो दा विंची के नाम से जाना जाता है। तो ये नगर राज्य ये अपने आप में कारण था। कैसे कारण था? क्योंकि फ्लोरेंस, मिलान और वेनिस, ये जो तीन राज्य हैं, इन्होंने 1454 के अंतर्गत लोदी की संधि की थी। इन्होंने 1454 में क्या किया था? लोदी की संधि की थी। देखिए 1453-54 अपने बार बार आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। 1453 में तो कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था। 1454 में भी बार जोहानेस गुटेनबर्ग ने जो छापेखाने का आविष्कार किया था जर्मनी के मेंज नगर में, वो भी 1454 में किया था। और 1454 में ही फ्लोरेंस, मिलान और वेनिस के बीच में लोदी की संधि हुई थी। ये लोदी आपका वो दिल्ली साम्राज्य वाला, दिल्ली सल्तनत वाला वो लोदी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लोदी ये लोदी की संधि हुई थी पुनर्जागरण काल में, ठीक है, 1454 के अंतर्गत। तो लोदी की संधि में क्या हुआ था? ये आपका फ्लोरेंस, मिलान और वेनिस, इन तीनों नगरों ने ये डिसाइड किया, ये तय किया कि ये तीनों नगर एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे।
एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे और ये तीनों नगर, ये जो तीनों राज्य हैं वो किसी पर भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत होने के पीछे। तो ये नगर राज्य। अब देखिए बात करते हैं अपन चौथा कारण, पुनर्जागरण इटली से ही शुरू हुआ, इसके पीछे चौथा कारण क्या है? व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि भी पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से होने के पीछे काफी बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि भूमध्य सागर के बीच में इटली स्थित है। अरे अभी अपन ने बात की है ना, भूमध्य सागर के बीच में है इटली। देखो ये आपका क्या है? भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये आपका भूमध्य सागर है और इसी के बीच में आपका इटली स्थित है। तो भूमध्य सागर के बीच में इटली स्थित है और व्यापारी जो है वो समुद्री मार्ग से अपना मार्ग हम तय करते हैं। तो व्यापारियों ने कला साहित्य इनको संरक्षण भी दिया और इनको प्रोत्साहन भी दिया था। तो मध्यकाल के बाद में यूरोप में आपकी जो व्यापारिक समृद्धि है उसके कारण पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से होने के पीछे ये बड़ा कारण माना जाता है। क्योंकि देखिए व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो ज्ञान विज्ञान जरूर लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे कोई पड़ोसी के खेत में बाढ़ ऊपर जाशीना भरूर तो लगा लिया ही थोड़ा ना। तो बस वही बात है, व्यापारी जो होगा वो अपनी यात्राओं के माध्यम से नए विचारों का प्रवेश करेगा। और एक सबसे बड़ी एक बात यह भी थी, मध्यकाल के बाद में यूरोप में आपकी जो मेनर व्यवस्था है और जो गिल्ड व्यवस्था है ये कमजोर हो गई थी। दो व्यवस्था थी, एक थी आपकी मेनर व्यवस्था और एक गिल्ड व्यवस्था। मेनर व्यवस्था कौन सी थी? आपकी सामंत व्यवस्था। और गिल्ड व्यवस्था कौन सी थी? आपकी श्रेणी व्यवस्था। ये कमजोर हो गई थी। मेनर यानी कि सामंत जो व्यवस्था है ये आपकी कमजोर हो गई थी और गिल्ड व्यवस्था यानी कि जो श्रेणी व्यवस्था है, क्योंकि जैसे भारत से कोई व्यक्ति अगर चाइना जाता है अपने माल का एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए, तो चाइना पर कुछ ऐसी वहां की ही कंपनी पहले क्या करती थी? एकाधिकार रखती थी। यानी यहाँ के व्यापारी को चाइना में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पुनर्जागरण वैसे अपन बात करें यूरोप की, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझ आ रहा हूँ आपको। अगर कोई व्यक्ति भारत से अगर जैसे चाइना जाता है तो चाइना का वहां का ही कोई व्यक्ति से हमको जो सामान है वो देना पड़ेगा और वहां का व्यक्ति ही बाद में अपने देश में माल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमको अधिकार नहीं होता है। तो इसी व्यवस्था को गिल्ड व्यवस्था बोलते हैं। तो ये जो व्यवस्था है पुनर्जागरण में ये कमजोर हो गई थी। मेनर व्यवस्था यानी कि सामंत व्यवस्था और गिल्ड व्यवस्था यानी कि श्रेणी व्यवस्था, ये कमजोर होने के कारण व्यापारी स्वतंत्र हो गए। व्यापार वाणिज्य इसको बढ़ावा मिला और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा तो व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो नया जो ज्ञान विज्ञान है उसको लेकर ही आगे जाएगा। तो ये जो व्यापारिक समृद्धि है ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनती है। पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से होने के पीछे। इसके अलावा व्यापारिक समृद्धि में एक आपको और भी ध्यान रखना है, व्यापारिक समृद्धि में जो फ्लोरेंस का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसका नाम था केसिमो मेडिसी। केसिमो मेडिसी। केसिमो मेडिसी और केसिमो मेडिसी का पुत्र था जिसका नाम था लोरेंजो केसिमो। उसके परिवार ने 10,000 से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों की खोज करवाई थी और उनको मुद्रित करवाने का कार्य किया था। तो ये आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कार्य है, 10,000 से अधिक। केसिमो मेडिसी और इसके परिवार ने 10,000 से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों की खोज करवाई और उसको मुद्रित करवाने का, उसकी फोटोकॉपी करके बटाने का कार्य किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से होने के पीछे कारण बनता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो केंद्र है वो है पोप का केंद्र। पोप का केंद्र अगला कारण, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई तो उसके पीछे अगला कारण है पोप का केंद्र। क्योंकि इटली यानी रोम और रोम क्या है? पोप का केंद्र था। इटली पोप का केंद्र होने के कारण ईसाइयों के लिए यात्रा करना और जो आपका श्रद्धा का केंद्र है वो भी क्या था? इटली था। तो ये भी कहीं ना कहीं पोप का केंद्र होने के कारण भी जो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो आपकी कहां से हुई थी? इटली से हुई थी। इसके अलावा एक पोप भी था, पोप निकोलस पंचम। पोप निकोलस पंचम। पोप निकोलस पंचम ने स्वयं ने, ये पोप निकोलस पंचम का जो काल है ये आपका 1447 से लेकर 55 का काल है। तो ये आपका पुनर्जागरण का स्वर्ण काल भी कहलाता है। 1447 से लेकर ये 55 का जो काल है ये पोप निकोलस पंचम का काल है। इसने व्यक्तिगत रूप से बौद्धिक जागृति को प्रेरित किया था और कला के क्षेत्र में इसने बढ़ावा दिया था। इसलिए पोप निकोलस पंचम का जो काल है वो पुनर्जागरण का स्वर्ण काल भी कहलाता है। पूछा जाता है एग्जाम में पुनर्जागरण का
स्वर्ण काल। इसका काल कहलाता है पोप निकोलस पंचम का काल पुनर्जागरण का स्वर्ण काल कहलाता है। इसने पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन सिटी में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, यानी कि एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, और सेंट पीटर्स गिरजाघर का निर्माण भी करवाया था, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी इसने कार्य करवाया था। हालांकि ये खुद एक पोप था, लेकिन उसके बावजूद इसने व्यक्तिगत रूप से बौद्धिक जागृति को प्रेरित किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पुनर्जागरण का कारण है कि पुनर्जागरण है वो आपका कहां से शुरू हुआ था, इटली से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा एक आपका अरब और जो मंगोल का योगदान है ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अरबों व मंगोलों का योगदान, अरबों व मंगोलों का योगदान, ये भी पुनर्जागरण का कारण ही है। इसी को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अरबों और मंगोलों का योगदान। देखिए यूरोपीय व्यक्ति थे, उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान है वो अरबों से प्राप्त किया था। अब जैसे कागज का आविष्कार है, मुद्रण कला का आविष्कार है, ठीक है, बारूद है, इनका आविष्कार वैसे तो हुआ तो चीन में, लेकिन अपन पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, और पुनर्जागरण कहां पर, यूरोप में। तो यूरोपवासियों ने मंगोलों से ही कागज, मुद्रण कला, ठीक है, कंपास, यानी कि आपका जो कंपास जो होता ना दिशा दिखाने वाला कंपास, और बारूद, इन सब की जानकारी कहां से प्राप्त की थी, मंगोलों से प्राप्त की थी। तो यूरोपियों को ये जो चीनी ज्ञान है ये कहां से मिला था, मंगोलों से मिला था। 1272 में जो इटली है, इटली का वेनिस नगर का एक निवासी था मार्को पोलो मंगोल शासक कुबले खां के दरबार में गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। 1272 में मार्को पोलो मंगोल शासक कुबले खां के दरबार में गया था। 1270-72 यानी कि 72 ही आप ध्यान रखना है। 1272 में ये वेनिस का व्यक्ति था मार्को पोलो, ये आपका मंगोल शासक कुबले खां के दरबार में गया था, और मार्को पोलो ने अपने विवरण के माध्यम से यूरोप वासियों को कुबले खां के दरबार के वैभव के बारे में बताया कि वहां का जो दरबार है वो किस तरीके से साज सजावट से परिचित था। उसने यूरोपवासियों को कुबले खां के दरबार के वैभव के बारे में मार्को पोलो ने बताया, और ऐसा माना जाता है कि मार्को पोलो से प्रभावित होकर ही कोलंबस ने अमेरिका की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था और जो धर्मयुद्ध हुआ था, धर्मयुद्ध में जब जो ईसाई प्रजा है वो लड़ने के लिए गई थी, तो जब उन्होंने अरबों को देखा तब उनके मन में हुआ कि जो अरबवासी थे वो आराम से ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, क्योंकि मार्को पोलो भी जब गया था तो यूरोपवासियों को वापस जाकर उन्होंने कुबले खां के दरबार के बारे में बताया था, और कुबले खां जो था वो क्या था, आपका एक अरब था। तो जब उनके दरबार से परिचित करवाया और वहां की जो प्रजा है जब वो युद्ध में लड़ने के लिए गई, तो जब अरबों का उन्होंने जीवन देखा तो बड़े ऐश और आराम से जी रहे थे। तब उन्होंने सोचा, उनके मन में कहीं ना कहीं चिंतन हुआ कि असल में जिंदगी तो ये जी रहे हैं, अपना जीना कोई जीना थोड़ी है। तब उनके मन में कहीं ना कहीं विचार उत्पन्न हुआ, और उनका जीना नहीं था, उसके पीछे कारण क्या था, धर्माधिकारी, चर्च, सामंत, ये जो व्यवस्था थी, इन्हीं के कारण जो यूरोपवासी थे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो ये इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत होने के पीछे कारण है। ठीक है, तो इनकी बात अपन कर चुके हैं। पुनर्जागरण के कारण धर्मयुद्ध, क्रूसेड, जिहाद, ठीक है, इसकी बात अपन कर ली है। उसके बाद में ये इटली से शुरू हुआ था। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था 1453 के अंतर्गत। उसके बाद में छापे खाने का आविष्कार 1454 में, और भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण कारण इटली से शुरू हुआ, तो इटली से क्यों हुआ, क्योंकि भौगोलिक अनुकूलता इस तरीके से थी, सांस्कृतिक विशिष्टता इसी तरीके से थी। नगर राज्य फ्लोरेंस है, मिलान है, वेनिस है, ये अपने आप में काफी बड़े थे। ठीक है, लोदी की संधि के माध्यम से 1454 में इन्होंने एक दूसरे की संप्रभुता या एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का निश्चय किया था। इसे विद्वानों का शहर कहा जाता है फ्लोरेंस को। व्यापारिक समृद्धि एक बड़ा कारण है। कैसिमो मेडिसी और उनके परिवार ने, लोरेंजो कैसिमो ने और उनके परिवार ने 10,000 से अधिक हस्तलिखित जो पांडुलिपियां हैं उसको मुद्रित करवाने का कार्य किया था। इसके अलावा पोप का केंद्र था इटली। तो कहीं ना कहीं ये भी पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से होने का पीछे कारण है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से पोप निकोलस जो पंचम है 1447 से 55 के बीच में, इसने व्यक्तिगत रूप से वेटिकन में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, पीट्स चर्च का इसने निर्माण करवाया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पुनर्जागरण का स्वर्ण काल है, वो इसका काल कहलाता है। और अरबों और मंगोलों का योगदान, तो ये आपका पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ, इसके पीछे के कारण थे। अगले वीडियो में
अपन बात करेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव की, पुनर्जागरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद में अपन बात करेंगे पुनर्जागरणकालीन साहित्य की, जिसमें मुख्य रूप से आपका इटालवी साहित्य आएगा, ठीक है, और फ्रेंच साहित्य आएगा, और जो भी साहित्य आएंगे उसकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दें जो भी आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।